हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। लाइक एवरी डे हमारे टेबल पर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। राज्य सरकारों के लिए एक खुशी की खबर है ये, और एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो डिलीवर हुआ है। तो जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विषय है। प्रश्न है, चलिए देखते हैं प्रश्न को। हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द तमिलनाडु गवर्नर्स डिले इन ग्रांटिंग एसेंट टू बिल्स रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसके जजेस JB पार्डीवाला साहब और R महादेवन साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो है वो डिलीवर किया है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन रही है इस विषय को लेकर, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही है इस लैंडमार्क जजमेंट की, वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो विषय है इस पर एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है। सुप्रीम कोर्ट सेट ए टाइमलाइन फॉर एक्शन ऑन ऑल फ्यूचर बिल्स। तो बेसिकली अब गवर्नर्स जो हैं वो ऐसे बिल्स पर इनडिफाइनाइटली बैठ नहीं पाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में यह भी क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर कैन नॉट हैव एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो ऑन बिल्स सेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। आप जानते हैं ना कि ये पूरा जो लैंडमार्क जजमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन तमिलनाडु की जो राज्य सरकार और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में एक लंबे समय से इश्यू चल रहा था। 10 जितने बिल्स जो हैं वो एक लंबे समय से पेंडिंग थे, और इस लैंडमार्क जजमेंट को पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, इश्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर डिलीवर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 जो पेंडिंग बिल्स थे उनको भी पास कर दिया है और कहा है कि this Tamil Nadu legislature, ये जो bills हैं they were deemed to have been approved by the governor. Now the thing is, ये जो 10 पेंडिंग बिल्स थे इसमें से कुछ ऐसे बिल्स थे जो गवर्नर का एक वृट रहता है एज ए चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर होते हैं, तो इनको अपॉइंट जो है वो गवर्नर करते हैं, और जो चांसलर हैं राज्य के दैट इज गवर्नर। तो इस प्रकार के पावर्स को कर्टेल करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने कुछ ऐसे बिल्स जो हैं वो पास किए थे और गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजे थे, लेकिन गवर्नर ने कभी भी इन पर कोई एक्शन नहीं ली। और जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ें होती हैं, डिले इन एसेंट लेड टू ग्रेव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेलमेंट। अब किसी भी राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अगर कोई बिल है या फिर कोई कानून पास करना चाहती है तो उस पर्टिकुलर राज्य की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उस कानून को बनाया जाता है। लेकिन जब गवर्नर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी कुछ नहीं कर पाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एक स्टेलमेट हो जाता है, राइट। चलिए दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। नाउ लेट्स गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें गवर्नर के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। एक है आर्टिकल 153। ये कहता है कि देयर शुड बी ए गवर्नर इन एवरी स्टेट। और यहाँ पर याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक राज्य में एक गवर्नर हो या फिर एक गवर्नर सिर्फ एक ही राज्य का हो। दिस इज़ द राइट वे टू पुट इट। कई बार ऐसा भी होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कोई एक जो गवर्नर है उनको दूसरे राज्य का जो कार्यभार है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जा सकती है। तो एक गवर्नर एक से ज़्यादा राज्यों के गवर्नर बन सकते हैं। ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो दिस इज आर्टिकल 153। फिर आर्टिकल 154 जो है वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन गवर्नर्स ऑफिस, राइट। आर्टिकल 163 सब आर्टिकल 1 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए आप कि ये आर्टिकल 163 सब आर्टिकल 1 जो है वो ये क्लियरली कहता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट, यानी कि उनको ये चीज करनी ही है। जो भी एड या फिर एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जो भी बात बताएंगे गवर्नर को कि आपको इस पर साइन करनी है, आपको ये करना है, वो करना है, जो भी है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है जो भी
एड और एडवाइस देंगे, इस चीज को गवर्नर को मानना ही है। ये आर्टिकल 163 सब आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियरली कहता है। गवर्नर का डिस्क्रिशन है, लेकिन ये खास करके इलेक्शन के बाद किस व्यक्ति की मेजोरिटी है, किसको बुलाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर कुछ गवर्नर के डिस्क्रिशंस रहते हैं। अब 1974 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और ये जो केस है, इस केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो राज्य के एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं आर एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर जो हैं उनका यहां पर जो काम है, दैट इज, आप समझ लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव रियल पावर्स जो है, डी फैक्टो पावर्स किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। जो सीएम है उनके पास रियल पावर्स हैं, सीएम की एक्ट और एडवाइस पर गवर्नर को काम करना है। तो ये चीज 1974 में इस शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सेटल कर दिया था। लेकिन एक लंबे समय से कई अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के इश्यूज हमें देखने को मिले हैं कि गवर्नर जो हैं वो सीएम के साथ उतना अच्छी तरीके से कोऑपरेट नहीं करते। उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस है, वो भी आप जानते हैं, इस पर हमने डिस्कशन की थी। अब रही बात कि जब बिल गवर्नर के पास जाता है तो उनके पास कितने ऑप्शंस हैं। अगर हम आर्टिकल 200 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेट मी राइट इट डाउन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल, ए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 200 जो है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 इज ग्रांट एसेंट, यानी कि आपके पास बिल आया तो गवर्नर जो है उस पर यस कर देंगे, राइट सिक्का लगा देंगे और बिल जो है वो पास हो जाएगा। सेकंड थिंग इज पास, यानी कि ये बिल जो है ये कानून बन जाएगा। सेकंड इज विथ होल्ड एसेंट। तीसरा जो है दैट इज रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। एंड फोर्थ जो है दैट इज रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। तो आर्टिकल 200 जो है, इसमें अभी तक ये प्रॉब्लम था कि इसमें जो टाइम लिमिट है, ये 4 ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने की जो टाइम लिमिट है, इसको डिफाइन नहीं किया गया था। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय पर आई एज्यूम के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनको ये लग रहा होगा कि बहुत ही सुलझे हुए लोग जो हैं वही गवर्नर बनेंगे, तो फिर इसमें टाइम लिमिट जो है वो रखने की कोई ज़रूरत उनको उस समय पर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो फिर गवर्नर की पोजीशन जो है उसका मिसयूज़ भी कई जगह पर होने लगा। भले ही ये केस जो है ये तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, बंगाल, केरला, उसमें भी इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिली है। और तेलंगाना, पंजाब और केरला जो हैं वहाँ के गवर्नर्स जो हैं वो तो कोर्ट में उनके खिलाफ जो है वो केसेस भी फाइल हो चुके हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था नरेंद्र मोदी साहब और कमलाबेन बेनीवाल का एग्जांपल भी आपको दिया था कि जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय पर कैसी ये टसल जो है वो हुआ करती थी। तो एक पॉपुलर बिलीफ ये भी है, एंड एज वी नो प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर एक व्यक्ति ने एक पार्टी के लिए एक लंबे समय से काम किया है, एक योगदान रहा है, तो फिर अगर उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता तो फिर पार्टी क्या करती है, एज ए थैंक यू जेस्चर उनको गवर्नर बना देती है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ये आप समझ लीजिए आंख और कान की तरह ये काम करता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आपको इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत उसमें आपको देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट या फिर आप समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आइज़ और ईयर्स की तरह गवर्नर्स जो है वो काम करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स हो रहे हैं ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अब अलग अलग कमीशंस ने भी ये फिक्सिंग ऑफ टाइमलाइन जो है इसका रिकमेंडेशन दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, कई बार आपने इसका नाम भी सुना होगा, 1987 का कमीशन है ये, सरकारिया कमीशन। इसका रिकमेंडेशन ये था कि गवर्नर्स जो हैं तो बिल पर डिसीजन लेने के लिए एक मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। फिर एक दूसरा कमीशन है नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2002 का ये कमीशन है। इट वाज हेडेड बाय जस्टिस वेंकैया छलिया, और ये जो कमीशन है उसने भी इसी प्रकार के व्यूज़ दिए थे कि एक मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है ये होनी चाहिए। 2010 का जस्टिस MM पंछी कमीशन जो है उसने भी इसी प्रकार के रिकमेंडेशन दिए थे। फिर इतना ही नहीं, एक जस्टिस VS मालिमथ जो हैं उनके द्वारा, उनकी अध्यक्षता में कर्नाटका लॉ कमीशन जो है उसका एक रिपोर्ट आया था, 22nd रिपोर्ट डेल्ट विद
एसेंट टू बिल्स प्रॉब्लम्स ऑफ डिले इसका नाम है, और इसमें भी इसी प्रकार का रिकमेंडेशन दिया है कि जो बिल्स हैं उनको राइट समय पर पास कर देना चाहिए, राइट एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, और एसेंट के लिए अगर इनडिफाइनाइट टाइम लिया जाता है तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो अनरीजनेबल डिले जो हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल हैं, राइट। पावर का मिसयूज़ है, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसे देश हैं कि यहाँ पर अगर आप जो बिल्स आपको दिए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, और इस पर अगर आप ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं, एसेंट नहीं देते हैं, तो इसको बहुत ही बुरा माना जाता है, इसको अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। इंडिया में भी इस प्रकार की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लेजिस्लेचर हैं तो वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको हम इलेक्ट करके वहाँ पर भेजते हैं, हम वोट देकर वहाँ पर भेजते हैं, तो दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो फिर वहाँ पर अगर कोई बिल बनता है, वहाँ पर अगर कोई कानून पास करने की प्रक्रिया है, तो उसमें गवर्नर जो है उनको तो डेफिनेटली हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर्स कैन नॉट प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राजा नहीं है, भले ही जहाँ पर वो रहते हैं उसका नाम राजभवन हो, लेकिन दे आर नॉट द किंग्स, राइट। तो ये चीज़ जो है वो वंस एंड फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई राज्य के गवर्नर जो हैं इसमें ये 3 महीनों के अंदर ये बिल को पास नहीं करते तो आप उनकी एक्शन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास भी आ सकते हैं, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आई एम श्योर इस पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और इस पर आपको इंटरव्यू में भी, मेंस एग्जामिनेशन में भी। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस, खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे यूपीएससी की हो, तो मेक श्योर कि जो इंडियन पॉलिटी में जो इंडियन पॉलिटी जो किताब है एम लक्ष्मीकांत की, उसमें जो गवर्नर के पावर्स और गवर्नर के साथ जुड़ा हुआ जो चैप्टर है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और उसको फिर आपको ये जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके साथ कंपेयर करके देखना है कि क्या क्या बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो हुए हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 2। ये जब वीडियो वायरल हुआ था और जब मैंने पहली बार देखा, ऑनेस्टली, राइट, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाया कि देखिए ऐसी चीज़ हुई है आज हमारे देश में ना। मैं जब देख रहा था तो लिटरली आई फेल्ट सो पेन इन माई सेल्फ, राइट। मुझे बहुत दुख हुआ, और सच बताऊं तो मैंने उस समय पर प्रार्थना भी की थी। मैंने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, ये जो इकोसिस्टम है और ये जो मोर और दूसरे हिरन और ये सारे जो अलग अलग जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो क्रीचर्स हैं, तो हो सके तो उनकी मदद करना, प्लीज़ हेल्प देम, राइट। ऐसी ऑनेस्टली मैंने एक प्रार्थना की थी, और आई एम श्योर सिर्फ मैं नहीं था, बहुत सारे लोगों ने तो प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, आवाज़ उठाई, और इसकी एक अच्छी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूँ कांछा गाछी बौली। कांछा गाछी बौली जो है हैदराबाद में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ सटा हुआ जो एरिया है, तो उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। तो प्रश्न यह है, इवेल्युएट द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तेलंगानाज प्रपोज्ड इको पार्क प्रोजेक्ट। अभी ये जो कांछा गाछी बौली हैं, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं है इस क्षेत्र को लेकर, लेकिन आई एम श्योर इफ़ आई यूज़ KG देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, राइट। तो एक क्लैश हुआ, क्लैश इन द सेंस डेवलपमेंट और कंजर्वेशन। हमेशा ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, इट शुड बी लाइक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक दूसरे को मीन्स सपोर्ट करें, को एग्जिस्ट करें, सप्लीमेंट करें, एक सिनर्जी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के नाम पर चीज़ों को बर्बाद किया जाता है। आज भी हम ये लेसन जो है वो शायद नहीं सीखे हैं, और लैंड डिस्प्यूट्स आज भी हमारे देश में एक अनरिजॉल्व्ड चैलेंज हैं, और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जब होता है तब ये डिस्प्यूट्स जो हैं ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो तेलंगाना की जो सरकार है उसने ये KG वाला जो फॉरेस्टेड एरिया है, तो इसको ऑक्शन करने की, यहाँ पर एक IT पार्क बनाने का एक वहाँ के चीफ मिनिस्टर या फिर वहाँ की सरकार जो है उसका ये एक प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर ये KG वाला जो एरिया है तो यहाँ पर एक IT पार्क बनाया जाए।
फिर वहाँ के नागरिकों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। आपने देखा ना कि कैसे अलग अलग जेसीबीज और अर्थ मूवर्स जो हैं वहाँ पर घुस गए और पेड़ों को धड़ाधड़ काटने लगे, और मोर और कितने सारे अलग अलग, मीन्स रात को वो चिल्ला रहे थे, राइट, दे वर लिटरली क्राइंग। आप देख सकते हैं, आपने वो, आई एम श्योर आपने वो बहुत ही पेनफुल वीडियो भी देखा होगा। तो अच्छी चीज़ ये हुई, सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इश्यू किया, एक स्टे इश्यू किया है कि जब तक बताया ना जाए तब तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं चलेगी। ये जब चीज़ हुई तब जाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी ऑफिस ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर आईटी पार्क प्रोजेक्ट बनाने का जो सपना है इसको ड्रॉप किया जाए, और अब एक नई चीज़ वो लेकर आए हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इको पार्क, कि यहाँ पर एक इको पार्क बनाया जाएगा। अब ये इको पार्क और ये सारे शब्द जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन क्रिएट करने की टैक्टिक ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ जुड़ा हुआ ये जो एरिया है, और ये इको पार्क जब बनेगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है उसका कैंपस जो है उसको भी किसी दूसरी जगह पर रिलोकेट किया जाएगा। तो ऐसी तो क्या ज़रूरत है कि इतना विरोध हो रहा है तो आपने आईटी पार्क प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके अब आप इसको नया नाम दे रहे हैं इको पार्क। बेसिकली ये 400 एकड़ का एक बहुत बड़ा एरिया है, राइट। अब प्राइम प्रॉपर्टी है, आप समझ लीजिए ये, और ऑफिशियली इसको डिमार्केट नहीं किया गया है, ऑफिशियली इसको फॉरेस्ट के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है। ये जो एरिया है 400 एकड़ का, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसी का पार्ट है ये। तो सरकार ये कह रही है कि इसको अभी ऑफिशियली डिमार्केट नहीं किया, दिस इज़ नॉट ए फॉरेस्ट, ये तो ऐसी ही जगह है, इट इज़ नॉट ए फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट है। तो अब इसको नोटिफाई नहीं किया, इसको लेबल नहीं मिला है सरकार का, तो ये फॉरेस्ट है या नहीं। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू ए केस। 1996 का केस है, TN गोदावरमन थिरुमुलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये चीज़ सेटल हुई है कि अगर कोई ज़मीन है जिसमें फॉरेस्ट कवर है तो ये ज़मीन जो है ये ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट लैंड में क्वालिफाई हो जाती है, और ऐसी ज़मीन को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, लेट मी राइट इट डाउन हियर, राइट, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आई शुड सम राइट डाउन थिंग्स एज वेल, ताकि आपको थोड़ा विजुअली भी पता चले, राइट। कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी ज़मीन है, ऐसी कोई ज़मीन है जो जिसमें फॉरेस्ट कवर है, तो इट क्वालिफाइज एज फॉरेस्ट लैंड, और इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इको पार्क जो है, इट में साउंड गुड, इट में साउंड हिप, लेकिन रिमेंबर कोई भी मैन मेड, कोई भी ग्रीन ऑप्शन जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो कुदरत ने बनाया है नेचुरल फॉरेस्ट, उसको किसी भी प्रकार का नेचुरल मैन मेड फॉरेस्ट जो है उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकता, राइट। और फॉरेस्ट जो है दे एक्ट एज कार्बन सिंक्स, क्लाइमेट रेगुलेटर्स के तौर पर काम करते हैं। तो भारत के जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, इस प्रकार की जो ज़मीनें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ख़ास करके सरकार की तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जो एक स्ट्रगल हमेशा देखने को मिलता है डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में, ये कब ये स्ट्रगल जो है ये ख़त्म होगा और कब जाकर एक सिनर्जी जो है वो क्रिएट होगी कि डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो वी नीड टू डू डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंजर्वेशन के साथ भी किया जा सकता है। एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के लिए हम लॉन्ग टर्म नुकसान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस प्रकार की चीज़ों में पब्लिक का जब पार्टिसिपेशन होता है, जुडिशियल ओवरसाइट जब होती है, तब इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसको न्याय मिलता है। सो दैट्स द रीज़न वाई वी ऑल need to keep our eyes and ears open for this sort of issues.
Moving on to third topic, this one is about RBI. Discuss the significance of Reserve Bank of India's monetary policy stance shifting to accommodative and its implications for India's economic growth. अभी MPC की एक मीटिंग हुई, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. आप जानते हैं कि MPC जो है इसमें 6 मेंबर्स रहते हैं. मैंने ये चीज़ कई बार समझाई है, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए टोटल 6 मेंबर्स होते हैं. तो इसमें 3 जो होते हैं वो RBI के होते हैं, 3 जो होते हैं वो ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं. तो जो भी डिसीजन लेना है वो जनरली कंसेंसस से ले लेते हैं. लेकिन अगर कोई टाई है, 3 मेंबर्स कहते हैं कि रेट कट होना चाहिए, 3 कहते हैं रेट कट नहीं होना चाहिए, तो ये 6 में से जो 3 मेंबर RBI के हैं ना, तो उसमें RBI के गवर्नर साहब भी इसी के मेंबर. तो फाइनल जो से है वो गवर्नर साहब का रहता है. वो कहेंगे कि रेट कट होना चाहिए तो होगा, नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, अगर टाई अप जैसी सिचुएशन है तो. वरना मेजोरिटी विंस, ऐसी ही सिचुएशन चलती है. ओके, ऐसी सिस्टम चलती है, नॉट सिचुएशन. ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने एक डिसीजन लिया है. जो रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है, उसको कट किया है बाय %, यानी बाय 0.25%. तो फरवरी में एक रेट कट हुआ था. 5 साल में पहली बार रेट कट जब किया गया, दैट वाज इन फरवरी 2025. तो उस समय पर 0.25%. अभी अप्रैल में 0.25% रेट कट. तो टोटल कितना हुआ? 0.5% का रेट कट जो है वो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर लिया है. ये लेटेस्ट अप्रैल वाली जो बाई मंथली पॉलिसी है तो उसमें 0.25% कट किया है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. दैट्स द रीजन आई एम रिपीटिंग इट एंड मेकिंग इट एज क्लियर एज पॉसिबल. अब जो स्टैंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये एकोमोडेटिव हो चुका है. एकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब ये है कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में और ज़्यादा रेट कट्स होने के चांसेस हैं. मार्केट का ये कहना है कि आने वाले समय में 0.5 परसेंटेज पॉइंट का रिडक्शन होगा. तो ऑलरेडी 0.5% रिडक्शन हुआ है और 0.5% का होगा, तो टोटल 1% रेट कट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि अभी ग्लोबल रिस्क काफ़ी ज़्यादा हैं. ग्लोबल रिस्क, सबसे पहला नाम क्या आता है? T2, ट्रम्प टैरिफ्स. और ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से होने वाला जो डिसरप्शन है, तो इसकी इंपैक्ट क्या होगी? एज यू नो, इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था वी हैव टू वेट एंड वॉच. तो पूरी दुनिया वेट एंड वॉच ही कर रही है. तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है. लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी इस रिस्क को कैलकुलेट कर रही है, ये रिस्क को देखकर चल रही है कि आगे क्या होगा, क्या और ज़्यादा रेट कट करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा. मीन्स करेगी, क्योंकि एकोमोडेटिव स्टैंस लिया है तो डेफिनेटली रेट कट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी. लेकिन कब करेगी, ये चीज़ें थोड़ा वाटर सेटल डाउन हो जाए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए ग्लोबल सिनारियो में, क्योंकि अभी ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है. और इसकी वजह से ये भी बताया जाता है कि भारत पर इसकी इम्पैक्ट ये होगी कि हमारा जो ग्रोथ है ये 20 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.20%, इतना हमारा ग्रोथ जो है वो कम होगा बिकॉज ऑफ ये सारे जो इश्यूज चल रहे हैं इसकी वजह से, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है इसकी वजह से. ये नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से ग्रोथ ड्रॉप हो सकता है. नंबर 2 जो है दैट इज हीट वेव्स. जो IMD हैं और अलग अलग एजेंसीज जो हैं का प्रोजेक्शन ये है कि हीट वेव्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकती है और इसकी वजह से खेती बाड़ी के प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आएगा. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है फॉर द RBI. तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी जो कहते हैं ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेट एंड वॉच कर रहा है. रुपी अगर थोड़ा वीकर होगा तो एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, लेकिन इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें नुकसान आता है. रुपी जब वीक होता है तो एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होता है, लेकिन इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं. और उसमें रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो चीज़ें रिवर्स हो जाती है. ये कुछ बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आई डोंट थिंक सो मुझे समझाने की ज़रूरत है. समझाने की नहीं, समझाने की ज़रूरत है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू कर्बिंग एक्सचेंज रेट वॉलीटालिटी. अगर कोई बहुत बड़ी वॉलीटालिटी देखने को मिलती है तो उस अभी काफ़ी फंड हैं, फॉरेक्स जिसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो हेल्थी है हमारे पास. तो डॉलर बहुत ज़्यादा
एक्सपेंसिव हो जाता है, जो हो जाएगा, तो फिर डॉलर को थोड़ा रुपीस देकर खरीदाएगा। तो ये चीज़ें हैं अभी, तो इसमें कोई इतना कोई इश्यू नहीं है। रही बात बैंकिंग सिस्टम की, उसके पास भी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। सेंट्रल बैंक जो है उसने अपने सरप्लस लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की है, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जो रेट कट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, इसका जब इफेक्टिव ट्रांसमिशन होगा, जब ग्रास रूट लेवल पर ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट कट किया है, तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई एक्सेट्रा, ये सारी जो अलग अलग बैंक्स है, ये जब इफेक्टिव ट्रांसमिशन करेगी रेट कट का, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जब लॉन्स सस्ती होती हैं तो क्या होता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, मीन्स जब आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और आपको एक रीजनेबल रेट पर लोन मिल रही है, तो फिर आप सोचोगे बिजनेस को, मीन्स बैंक के पास जाकर आप लोन लेने के लिए, कैपिटल लेने के लिए आप थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे। इसी के साथ जब आपका जो ईएमआई है वो कम होगा, तो फिर आपके पास थोड़े पैसे बचेंगे, तो आप थोड़ा कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा, आपके जेब में थोड़े पैसे बचेंगे, देन यू विल थिंक कि चलो थोड़ा ये खा लेते हैं, पी लेते हैं, ये खरीदी कर लेते हैं, एक्सेट्रा। सो लोअर इंटरेस्ट रेट जो है, इसका मेन लक्ष्य यही होता है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को बूस्ट करना। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यही कोशिश है कि ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ के बीच में हमारी जो इतनी बड़ी मार्केट है हमारे देश की, तो यहाँ पर कंजम्पशन इंक्रीज हो और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, ठीक है। राइट डियर फ्रेंड्स, आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस सीरीज़। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो लेट मी टेल यू, ये सीरीज़ जो है इट विल हेल्प यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स। इट इज़ अ वेरी रेयर स्किल, लेकिन हमेशा से ये क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल जो है ये एक बहुत ही हाईली वैल्यूड स्किल रही है। एग्जामिनेशन में आपको इस सीरीज़ के माध्यम से एज मिलेगी और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं, और ये सीरीज़ को एस्पिरेंट्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टॉपिक। दिस वन इज़ अबाउट बॉटम अप इनोवेशन। जो टॉप डाउन पॉलिसीज़ होती है, जो पॉलिसीज़ होती है, जो स्कीम्स अलग अलग चल रही है, जैसे कि एमजी नरेगा, स्किल इंडिया एक्सेट्रा। Let me first read the question, right? Discuss the role of bottom-up innovation in complementing top-down policies for inclusive development in India. हमारे देश में एम्बिशियस नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनके फ़ायदे भी काफ़ी देखने को मिले, एमजी नरेगा, स्किल इंडिया एक्सेट्रा, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज हुआ है और रूरल लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी की चपेट में से निकल पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस टॉप डाउन पॉलिसीज। लेकिन अगर हम एक ट्रू डेवलपमेंट, ग्रास रूट लेवल पर एक बदलाव लाना चाहते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा स्पीड अप करना चाहते हैं, देन वी नीड बॉटम अप इनोवेशन। टॉप डाउन पॉलिसीज हेल्प कर रही हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। लेट मी शो यू ए और ड्रॉ ए स्केच फॉर यू गाइस, राइट। एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, अगेन ए पिरामिड। तो ये ऊपर से डिसीजन लिया गया और चीज़ें जो हैं वो ऐसे आ रही हैं, तो आप इसको टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं, टॉप डाउन पॉलिसीज। बॉटम अप में क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप ऐसा कर दीजिए उल्टा, तो क्या होगा कि यहाँ पर इनोवेशंस होंगे और हर जगह पर ये स्प्रेड होंगे। तो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप इनोवेशन, ठीक है। ऊपर की पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ नीचे से ऊपर इनोवेशंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं ये अच्छे हैं, लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ये पूरे देश में पैन इंडिया अप्लाई किए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस नहीं कर पाते, और ऐसे कस्टमाइज्ड ऑप्शन के लिए, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए जो एनजीओज हैं, फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स हैं, ये एक अच्छा काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम दार्जिलिंग की बात करें तो चाय के लिए, चाय की पत्तियों के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन दार्जिलिंग नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर एक सिंगल इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ओवर डिपेंडेंसी है, और अगर चाय की डिमांड ड्रॉप हुई तो दार्जिलिंग में रहने वाले जो लोग हैं, जो चाय के बागान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि डाइवर्सिफिकेशन हो। डाइवर्सिफिकेशन से ही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी।
तो इसको लेकर एक सप्लीमेंटल इनकम फॉर टी एस्टेट वर्कर्स प्रोजेक्ट दार्जिलिंग में लॉन्च किया गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें क्या किया गया कि ये टी प्लांटेशन में काम करने वाले जो लोग हैं उनको अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, ये सारी चीज़ों में ट्रेनिंग दी गई, राइट। स्पेशलिटी मशरूम्स उगाए गए, सुपारी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे भी काफ़ी सारे पैसे क्रिएट हुए। पोल्ट्री फार्मिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे भी यहाँ के लोगों की एक स्टेबल इनकम, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। सिर्फ चाय पर नहीं, चाय के साथ आप कुछ दूसरा भी करते रहेंगे। ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे कि साबुन बनाना, राइट, एम्ब्रॉयडरी का काम, तो ये सारी चीज़ों की वजह से महिलाओं को काफ़ी सारा सपोर्ट मिला। विमेन लेड बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और डिजिटल और फॉर्मल मार्केट प्लेसेस जो हैं उनके साथ जब इंटीग्रेट किए गए तो ये जो एक मोनोकल्चर बन गया था, तो एक जो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर ओवर डिपेंडेंस जो है वो कम हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब बॉटम अप इनोवेशंस जब वहाँ पर किए गए तब। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू विद अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एज वेल, राइट। ये जो स्पेशल हेल्प ग्रुप मूवमेंट है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि अगर बॉटम अप इनोवेशंस को प्रोत्साहित किया जाए तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है। और इसमें एनजीओज और फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे कैन सर्व एज इंक्यूबेटर्स फॉर न्यू इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस और लोकल लीडरशिप जो हैं वो इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उनको रॉप इन किया जा सकता है। और भारत का जो अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, राइट, तो सिर्फ चैरिटी से कुछ नहीं होगा। चैरिटी इन द सेंस कि सिर्फ चीज़ें जो हैं वो फ्री में हम देते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू क्रिएट एन एंटरप्राइज बिल्डिंग माइंडसेट, एंटरप्राइज बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड कल्चर। तो ग्रास रूट लेवल पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जा सकता है और वो सक्सेसफुल हो तो फिर उनको दूसरी जगह पर भी अप्लाई किया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल और सॉल्यूशन इसमें हमें देखने को मिला। राइट डियर फ्रेंड्स, लेट्स जंप ऑन टू last topic of the day, discuss the role of police accountability in preventing the misuse of criminal law for private civil disputes. हमारे इंडियन पुलिस में बहुत सारे बदलाव की डेफिनेटली ज़रूरत है। अभी इससे पहले भी हम बात कर रहे थे ना कि सिटीज़न को सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, कॉलोनियल हैंगओवर डेफिनेटली है और ये सारी सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज की वजह से भुगतना किसको पड़ता है? सिटीजन्स को भुगतना पड़ता है। अभी CJI संजीव खन्ना साहब जो हैं उन्होंने यूपी पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि यूपी में क्या चीज़ें देखने को मिली कि जो मॉनिटरी डिस्प्यूट्स होते हैं, पैसे किसी से लिए और फिर ये डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे केसेस में क्रिमिनल केस जो है वो फाइल किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर CJI साहब ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ जो है ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। एक देबू सिंह है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि उनके खिलाफ एक FIR फाइल की गई थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उन्होंने चार्जशीट फाइल की और कहा कि ये पैसे नहीं दे पाया। तो ये जो ऐसी सिविल डिस्प्यूट्स हैं उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्यों तब्दील किया जाता है? क्योंकि जब आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्विक हो जाएगी। सिविल डिस्प्यूट्स जो हैं वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो इसीलिए जो है पुलिस वाले या फिर जब जो कहते हैं ना कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं वो सिविल डिस्प्यूट्स में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवाएंगे। एक 2024 का एक केस है शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और इस केस में कोर्ट ने कहा है कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं उनको आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से सेटल नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ और ये पूरी जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। ये क्लियरली इस केस में बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर कोर्ट, आई थिंक इट वाज सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, आई कैन रिमेंबर, लेकिन कोर्ट ने ये चीज़ जो है वो बता दी थी, इसमें एक जजमेंट के माध्यम से इसको क्लैरिफाई किया था। अभी CJI साहब ने यूपी का नाम लिया है, लेकिन केरला, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो टॉप कोर्ट ने कई बार इस प्रकार की FIRs जो हैं इनको क्वॉश किया है। तो होता यह है कि टॉप कोर्ट का कीमती समय जो है वो ऐसी चीज़ों में भी वेस्ट होता है, राइट। और अब देखिए जो एक्यूज्ड हैं तो उस पर हार्डशिप कितनी बढ़ेगी। अब उसको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है तो कोर्ट के चक्कर उसके स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो राज्य के जो रिसोर्सेज हैं वो इस प्रकार की चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं और
सच बात तो ये भी है कि सिविल डिस्प्यूट्स जो हैं वो राइट टाइम पर सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से पूरी जस्टिस सिस्टम जो है वो भी डिलीवर मीन्स फिर लोड बढ़ जाता है, लोगों का सिविल डिस्प्यूट्स पर विश्वास भी कम हो जाता है। और इसकी वजह से एक इंसेंटिव भी क्रिएट होता है कि अगर सिविल डिस्प्यूट को आप क्रिमिनल लॉ में मीन्स क्रिमिनल केस के तौर पर आप प्रोसिक्यूट करोगे तो इस पर फोकस ज़्यादा बढ़ेगा और फिर आपको जल्दी न्याय मिलेगा। तो सिविल डिस्प्यूट्स क्यों राइट टाइम पर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इस पर जुडिशरी को भी विचार करना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो पुलिस वाले कानून का मिसयूज़ करते हैं तो उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। मिसयूज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ हाईलाइट्स डीपर फ्लोज इन justice system, isn't it? So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. मैं आपकी सारी कमेंट्स जो हैं वो पढ़ता हूँ, और आपका जो प्यार है इस सीरीज़ को लेकर, तो दिस इज़ समथिंग अनबिलीवेबल, राइट। आप सारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से आप व्हाट डू से कल्ट फॉलोवर हैं इस सीरीज़ के, और आपकी वजह से ही मीन्स जब ये सीरीज़ बीच में मैंने बंद कर दी थी, बिकॉज के एक बहुत बड़ी एनर्जी इसमें लगती है टू डिज़ाइन दिस सीरीज़, डिज़ाइन द वीडियोज़, तो एवरीडे एक कमिटमेंट है, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप लोगों के कमेंट्स आते रहें, कोई कमेंट में लिखता था, कोई इंस्टाग्राम पर मैसेज करते थे, कोई फेसबुक पर, कुछ स्टूडेंट्स ने ईमेल किए कि आप इस सीरीज़ को रिस्टार्ट कीजिए, तो फिर सोचा कि चलो इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये रिस्टार्ट भी हो चुकी है और ये चलती ही रहेगी, अब इस पर ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन इसको और ज़्यादा बड़ा बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सबकी है, ठीक है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।